Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. Myself Soumi Prakash. In this video today we will discuss about नर्सिंग फाउंडेशन 1 जो है हमारा, उसमें यूनिट 3 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। सबसे ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट भी करवाऊंगी। और ये क्योंकि नाम से भी यूनिट का समझ में आ रहा है कि नर्सिंग का हिस्ट्री क्या है, कैसे एक छोटा प्रोफेशन आज इतना बड़े लेवल पे एक अच्छा प्रोफेशन बन गया है। सो इसमें एथिक्स से सभी चीज़ पढ़ना होता है, और बहुत बार इससे डायरेक्ट एम्स में क्वेश्चन आए हैं, वो चीज़ को भी मैं हाईलाइट करवाऊंगी। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट पब्लिक इवेंट एंड पास्ट इवेंट एंड स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। जो भी बीती हुई बातें होती है, इवेंट होती है, पब्लिक इवेंट, उसी की स्टडी को तो हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तो नर्सिंग की हिस्ट्री कैसी होगी? तो हिस्ट्री शो दैट नर्सिंग ऑलवेज डेवलप मोर रैपिडली। पहले उतना कोई नहीं जानता था, लेकिन बहुत ही जल्दी नर्सिंग डेवलप हुआ हमारे सोसाइटी में। वेयर वुमेन जो है गिवन ग्रेटर फ्रीडम, जहाँ पे वुमेन को बहुत बड़ी नर्सिंग के थ्रू फ्रीडम मिली। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस, जहाँ पे मेडिकल साइंस के थ्रू लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। तो नर्सिंग की वजह से मेडिकल साइंस में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इसमें बेसिकली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कई बार एम्स में भी क्वेश्चन आया, और आपके जो यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट होगा। सो बस हम इसमें देखेंगे क्या कि सबसे पहले कैसे नर्सिंग आई, इसके बाद नर्सिंग का एजुकेशन बेस्ड नर्सिंग जीएनएम ये सब कैसे बना, और इसको कौन रिकॉग्नाइज, कौन चलाता है पूरे इंडिया में एक ही जैसा पढ़ाई हो। तो सबसे पहले देखते हैं, इन द एंशिएंट era until 17th century formalized nursing was a no trust। बोला जाता है कि पहले जो एंशिएंट युग था, इरा था, उसमें 17th सेंचुरी तक तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कोई नर्सिंग जैसी भी चीज़ है। एवरी विलेज हैड डाई ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। यहाँ तक कि मतलब पहले भी जब बेबी बर्थ होता था तो वहाँ पे अटेंडर चाहिए होता था, मतलब सर्व करने के लिए एक सेवक चाहिए होता था, लेकिन उस टाइम पे नर्स नहीं बोला जाता था, उनको दाई बोला जाता था पहले। अब बाद में जैसे कि सोल्जर्स अगर वहाँ पे झगड़ा करने में सोल्जर्स बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, तो वहाँ पे नर्स की रिक्वायरमेंट हुई जो उनको केयर दे सके। तो वहाँ पे जो नर्सिंग गई उनको मिलिट्री नर्सिंग बोला गया। तो इसी तरह से नर्स जो है वो लोगों के सामने आने लगी। मिलिट्री नर्सिंग वाज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में मिलिट्री नर्सिंग जैसी लोगों को नर्सिंग के बारे में पता चलने लगा। अब अगर आगे देखें तो इन 1964 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्टार्टेड हॉस्पिटल फॉर सोल्जर एट फॉस्ट एसटी गॉज मद्रास। अब 1946 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया सोल्जर्स के लिए, जहाँ पे नर्स की रिक्वायरमेंट थी। वहाँ पे सोल्जर्स को नर्स जो है वो केयर दे रही थी। अब कुछ हॉस्पिटल जैसे कि 1797 में अलाइंग इन हॉस्पिटल जो कि मैटरनिटी, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड था, फॉर द पुअर इन मद्रास वाज बिल्ड। मद्रास में एक हॉस्पिटल खुली, इसके बाद सम अदर अर्लिएस्ट हॉस्पिटल खुली। और इस हॉस्पिटल के थ्रू आपको ये पता चलेगा जहाँ पे हॉस्पिटल खुली वहाँ पे नर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ी। फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कलकत्ता इन फोर्ट विलियम जो कि 1708 में खुला। जमशेदजी जी भॉय जे ग्रुप इन मुंबई में जो कि 1843 में खुला। इसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में 1855 में खुला। सिविल हॉस्पिटल अमृतसर 1860 में खुला, और बॉयविंग हॉस्पिटल इन बेंगलोर जो है वो 1895 में खुला। अब ये सब हॉस्पिटल खुलते गए, वहाँ पे नर्स काम कर रही थी, लेकिन जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि जिनको नर्सिंग का फाउंडर बोला जाता है, इन्हीं को मतलब मदर फादर सब बोला जाता है, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द नर्सिंग इंडिया एंड बाउट रिफॉर्म इन द मिलिट्री एंड सिविलियन हॉस्पिटल इन
1861, मतलब कि पहले भी हॉस्पिटल खुला, नर्सें ये सब आई, लेकिन उतना नर्सिंग का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई, वो मिलिट्री नर्सिंग में, सिविलियन हॉस्पिटल, इसमें बहुत ज़्यादा वो रिफॉर्म की, मतलब सुधार लाई। जो नर्सिंग कोई जानता नहीं था, नर्स लोग जो थी भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन आगे भी हम लोग देखेंगे, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे के नर्सिंग को आगे उभारने की कोशिश की है। अब हमें देखना है कि नर्सिंग एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ। जैसे कि हम लोग जो इंडिया में नर्सिंग का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो किस तरह से बीएससी, एमएससी ये सब आया। तो एसटी स्टेवंस, यहाँ से एम्स में क्वेश्चन आया था। हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली वाज द फर्स्ट वन ऑफ द बिगिन ट्रेनिंग इंडियन वुमेन एज ए नर्सेस इन 1867। मतलब कि दिल्ली में जो एसटी स्टेवन हॉस्पिटल है, वहाँ पे वुमेन के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई गई। जो नर्सेस, वुमेन नर्सेस थी, उनके लिए सबसे पहली बार जो है एसटी स्टेवन हॉस्पिटल दिल्ली में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। और इसी से क्वेश्चन एम्स में भी आया था, यही लाइन से। सो लगता है कि एम्स में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर आपका खुद जो सिलेबस बेसिक अगर क्लियर हो, तो एम्स में भी इन्हीं लाइन से क्वेश्चन आते हैं। आगे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी ये सब। अब आगे देखते हैं कि इन 1871 द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, जो कि मद्रास में है, वो स्टार्ट हुआ विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, जहाँ पे मिडवाइफ्स सिर्फ 4 स्टूडेंट को पढ़ाया गया। आगे अगर हम लोग देखें, द फर्स्ट स्कूल जो कि हेल्थ विजिटर वाला स्टार्टेड, जो कि 1918 बाय द लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, जो कि दिल्ली में पढ़ाया गया। इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से एजुकेशन नर्सिंग के लिए आगे पढ़ाया जा रहा है। द फर्स्ट 4 ईयर बेसिक प्रोग्राम, जो कि अभी आप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1947 में एट द रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो दिल्ली में था, एंड सीएमसी कॉलेज, जो कि विलौर में था। तो पहले लोगों को पता नहीं था, नर्स तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, ऐसा कुछ डिग्री या फिर कोर्स का नाम नहीं दिया गया था। फर्स्ट टाइम ए रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि दिल्ली में खुला, और सीएमसी कॉलेज, जो कि विलौर में, जहाँ पे बेसिक 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जा रहा था। वहीं पे जब बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो अब मास्टर डिग्री भी चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। तो ज़रूरत पड़ी एमएससी नर्सिंग का, जो कि 1960 में इस्टाब्लिश हुआ, वही रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में। 1951 उसके बाद जो है एमएससी नर्सिंग हमें मिली। और उसके बाद भी 2 ईयर एएनएम कोर्स इस्टाब्लिश हुआ एसटी मारिया हॉस्पिटल एट पंजाब। ये एमएससी जो कि दिल्ली रैक कॉलेज में ही देखने को मिला। अब जो है वो 1951 में एएनएम का भी प्रोग्राम, मतलब एएनएम की भी पढ़ाई गई, वो भी नर्स ही बनी, जो कि उनका छोटे लेवल पे काम होता है। तो यहाँ से एएनएम की पढ़ाई स्टार्ट हुई, जो कि पंजाब में था। अब जीएनएम कोर्स भी इसी अर्लीस्ट ईयर सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि जीएनएम का ही फुल फॉर्म है, सिलेबस वाज रिवाइज्ड इन 1951, 1965 एंड 1986। और एएनएम का 1974 एंड बीएससी नर्सिंग का 1981 में। देखिए, पहले नर्सिंग हो रही थी, फिर कुछ दिन बाद बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और एएनएम जैसे कोर्स हुए, लेकिन उनको तब पता नहीं था कि इनको आखिर पढ़ाया क्या जाए। जिस तरह से अभी हम लोग को एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल, और एक तरह से हम लोग को जो आईएनसी है वो सिलेबस दिया है, उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाए। तब उनको सिलेबस कब बताया गया, तो जीएनएम को जो है वो 1951, 1965 और 1984 में जीएनएम का सिलेबस मिला, और एएनएम का 1974 में, और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो 1981 में बना। अब पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो कि जीएनएम करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है, वो स्टार्ट कब हुआ? तो 1962 में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवेंद्रम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, हॉस्पिटल खुली, मिलिट्री नर्सिंग से हमें पता चलने लगा नर्सिंग का, उनकी पढ़ाई की भी पता लगने लगी। लेकिन हर एक इंडिया में हर एक जगह एक जैसी एजुकेशन मिले। अगर मतलब कि अगर बेड मेकिंग करना है, तो प्रोसीजर जो है, चाहे कोई बंदा इस हॉस्पिटल से पढ़े या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पढ़े या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से पढ़े, प्रोसीजर जो है वो एक ही होना चाहिए। इसके लिए कोई तो ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो कि ये सारे कॉलेज को ये बताए, तो उसके लिए ही फिर एसोसिएशन बनने लगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन जो है वो फर्स्ट स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ 1819 में, जो कि नर्सिंग को
समानता, मतलब कि हर एक जगह पे इन्फॉर्म ही चीज़ें बताई जाए, इसके लिए 1908 में जो है वो ट्रेन नर्स एसोसिएशन वाज फॉर्म इन अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। TNA जो कि ट्रेन नर्स एसोसिएशन, ये इस्टेब्लिश हुआ, जो कि क्या काम कर रहा था, तो हर एक जगह पे नर्सिंग की डिग्निटी, एक स्थान मेंटेन रहे, वो अच्छी उनको ट्रेनिंग मिले, उसके लिए काम कर रही है। 1908 में ट्रेन नर्स एसोसिएशन आज फॉर्म ऑफ होल डिग्निटी ऑनर एंड नर्सिंग प्रोफेशन, ये लाइन 2 बार हो चुकी है, जिसका एक ही मतलब है कि इनके स्थान को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग एक ही जैसा मिले, इसके लिए ये काम कर रही थी। अब जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, जो कि अभी भी आपके कॉलेज में एडमिशन से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि INC बहुत इंपॉर्टेंट है। और INC करता क्या है कि आप चाहे सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो, डेट मीन्स कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी एक ही मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से भी पढ़ा, सिलेबस तो आपको वही मिला जो गवर्नमेंट कॉलेज वाला इंसान पढ़ रहा है। तो ये देख कौन रहा है? हर एक कॉलेज खोलने से पहले, नर्सिंग कॉलेज खोलने से पहले INC का एप्लीकेशन चाहिए होता है, जो कि ये सारी चीज़ों को देखता है। तभी कई जॉब में INC का आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। और वो डॉक्यूमेंट मांगने का क्या मतलब होता है कि आपका जो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से ही अगर नर्सिंग कर रहे थे, तो क्या वो आपको वो सारा चीज़ें मिला? क्या वो आपको ट्रेनिंग मिली जो एक नर्सिंग में रिक्वायरमेंट थी? और ये चीज़ें INC ही देखती है। तो ये कब बनी थी? तो 1949 में बना था, जो कि मेंटेन करता है इनफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सिंग, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर नर्सिंग इन इंडिया। सारे इंडिया में एक जैसा इनफॉर्म ट्रेनिंग मिले। INC एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? तो 1947 में, जो कि अमेंडेड, डेट मीन्स कि इम्प्रूव या फिर संशोधन बोल सकते हैं, लागू हुआ 1950 से 1957 में। सो ये है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो INC दिया है, यही INC जो हम लोग अभी पढ़े। सो फर्स्ट क्या था? हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं जो हमारी नर्सिंग की जननी है, जिनको फादर मदर सब बोला जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नर्सिंग में, अब हम लोग वो देखते हैं। और ये जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। यूनिवर्सिटी में भी कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, मतलब नर्सिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बहुत अच्छे फैमिली से होते हुए भी नर्सिंग प्रोफेशन को चुना, और वो भी तब चुने जब नर्सिंग को लोग दाई या फिर उतना कोई नहीं जानता था। एक अच्छे घर से होने के बावजूद भी नर्सिंग में अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने झोंक दिया एक तरह से, कि मतलब इन्होंने लोगों की सेवा ही अपना जीवन का पहला जो है वो एम माना था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 में इनका बर्थ डेट है, जो कि 12 मई को हम लोग नर्सिंग डे मनाते भी हैं। ये इनका डेथ कब हुआ था? तो ये 13 अगस्त 1910 में ये जो है वो डेथ कर गई थी। इनकी क्या हिस्ट्री है? तो ये सर्व एज अ नर्स इन क्रीमियन या फिर क्रीमियन वार, जो कि कब से कब तक चला था? 1853 से 1856। और यहाँ से एम्स में क्वेश्चन आया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध में, किस वार में जो है वो सर्व की थी। तो इसका क्या नाम है? क्रीमिया या फिर क्रीमियन वॉर, जो कि कब से कब चला था? तो 1853 से 1856 तक चला था। और ये जो है रूस ब्रिटेन के बीच चला था। इसमें बहुत सारे जो है वो सैनिक घायल हुए थे, जहाँ पे एक नर्स की तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो काम कर रही थी। उन्होंने इतना उन सैनिकों को अपना केयर दिया कि वो रात में भी, मतलब जहाँ पे सब नर्स जो है वो उनको काम के बाद सोने का, आराम करने का मौका दिया जा रहा था, वहाँ पे भी वो हर एक सोल्जर्स को लैंप, एक मतलब उनके हाथ में लैंप रहता था, उसके साथ वो देखती थी कि सोल्जर्स ठीक तो है कि नहीं है, उनको जो चोट हुई है वो उनसे आराम है कि नहीं है, रिलीफ है कि नहीं है। सो इतना वो केयर करती थी, तभी उनको जो है सी वॉज कॉल्ड द लेडी विथ लैम्प। क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनकी हैबिट थी कि मेकिंग राउट अराउंड एट अ नाइट, और उनके हाथ में एक लैंप रहता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि द लेडी विद द लैंप किनको बोला जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और मॉडर्न नर्सिंग की वही फाउंडर भी है। कैसे एक नर्सिंग प्रोफेशन स्टैंडर्ड में आया, वही सारी चीज़ बताई है। सो ये छोटा सा उनकी जीवनी के बारे में बताने की कोशिश की, उनकी लाइफ के बारे में, कि उनका जन्म या फिर डेथ कब हुआ, वो उनको क्या बोला जाता है और कैसे बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन जो कि अब हमें देखना है।
तो उनकी क्या योगदान था, क्या की नर्सिंग के लिए। तो शी डिफाइन नर्सिंग एज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। वो जो है नर्सिंग को बताई कि ये आर्ट भी और साइंस भी। आर्ट कैसे, एक नर्स को के पास अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो पेशेंट की हर एक परेशानी को समझ सके। और साइंस कैसे, हमारे ह्यूमन बॉडी जो कि एक नेचुरल चीज़ है वो कैसे काम करती है ये भी नर्सिंग को बताया जाता है। तो वही बताई कि नर्सिंग जो है आर्ट एंड साइंस दोनों है। और क्या वो कि सी डिफ्रेंशिएट नर्सिंग फ्रॉम अ मेडिसिन। पहले बोला जाता था कि नर्स को उपचारिका जो कि मेडिसिन को भी बोला जाता है, तो बोला था कि मेडिसिन और नर्स एक ही जैसे है। लेकिन उन्होंने बताया कि मेडिसिन जो कंडीशन हुई आपके बॉडी में जाके वो चीज़ को ठीक करे, उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन नर्स सिर्फ और सिर्फ केयर करती है, लोगों की हर एक चीज़ को, नीड को समझती है। और क्या किया उन्होंने, सी एंड आइडेंटिफाई पर्सनल नीड ऑफ पेशेंट एंड रोल ऑफ नर्स मीटिंग देम। उन्होंने पेशेंट की हर एक नीड को पहचानने, आइडेंटिफाई की और फिर उसे कैसे नर्स पूरा करती है वो सारा चीज़ उन्होंने बताया। से इस्टाब्लिश नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एज ए रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन फॉर वुमेन। जहाँ पे पहले लोग नर्सिंग को अच्छा नहीं मानते थे, वो उतने अच्छे घर से होने के बावजूद भी उन्होंने नर्सिंग को एक अच्छा प्रोफेशन, रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन बता उन्होंने नर्सिंग किया। नेक्स्ट क्या है, सी स्ट्रेस द नीड फॉर कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन फॉर नर्सेस। उन्होंने स्ट्रेस मतलब जोर भी दिया कि नर्सिंग एक अच्छी प्रोफेशन है और ये एजुकेशन सबको करना चाहिए। सी रिकॉग्नाइज न्यूट्रिशन एज ए इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ। इन्होंने यह भी बताया कि एक हेल्थ के लिए खान पान सही होना कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन थेरेपी फॉर सिक पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको मेडिसिन के साथ साथ उनकी स्ट्रेस जैसी कंडीशन, उनको खेल कूद भी करवाया जाए, उनको प्लेइंग में जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो चीज़ उनसे करवाया जाए। सी मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड बिगनिंग ऑफ नर्सिंग रिसर्च। इन्होंने मतलब नर्सिंग कोई काम करती थी, उनको कुछ पता नहीं होता था, इसीलिए डॉक्टर उन पे बहुत ज़्यादा कोई भी ब्लेम लगा दिया करते थे। तब जो है इन्होंने ही कि मैं जो भी कर रही हूँ मेरे पास एक रिकॉर्ड होगा जिसके कारण लीगली मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये सारा चीज़ हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही किया है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, पेशेंट एंड नर्स का जो रिलेशनशिप कि प्रोवाइड देम एम्पैथी, सहानुभूति पेशेंट के प्रति रखना। पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी कि पेशेंट की हर एक नीड पूरी हो, इसके लिए वकालत, एडवोकेसी भी की। अब ये था हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कंट्रीब्यूशन। सो आपको सबसे पहले अगर एग्जाम में आए तो उसका लिख देना है इंट्रोडक्शन, इनका बर्थ डेट, ये सब कैसे हुआ, उनको लेडी ऑफ जो बोला जाता है लेडी विथ लैम्प, और इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है नर्सिंग, और ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है। डेफिनेशन इसका, नर्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जितना भी इसमें है सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और इससे फंक्शन ऑफ नर्सिंग बहुत बार आया है, क्वालिटी ऑफ नर्स बहुत बार एग्जाम में आया, सो आप ध्यान रखिएगा। सो नर्सिंग वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका कौन सा लैटिन वर्ड है, तो न्यूट्रिशियस, जिसका मतलब होता है नरिश, और टू चेरिश, टू प्रोटेक्ट, टू सस्टेन। न्यूट्रिशियस वर्ड जो कि लैटिन वर्ड है उससे नर्सिंग आया, जिसका मतलब ही होता है नरिश करना, उनको चेरिश मतलब उनको खुश रखना, मतलब हैप्पी रखना, जो उनकी हेल्थ ख़राब भी हुई है तो उनको एक तरह से हर समय केयर प्रोवाइड करना। नर्स का क्या फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे कोई भी पूछ सकता है। सो एन से होता है नोबेलिटी, नोबेलिटी का मतलब होता है ग्रेटनेस, और एक नर्सिंग बहुत ही महान प्रोफेशन है सच में। अगर आप नर्सिंग में आए ना तो आपको कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन सही में नर्सिंग जो है वो बहुत ही ग्रेटनेस कोर्स है। यू से होता है यूजफुलनेस, सच में हम लोग सबकी काम आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आर से होता है उनके पास अपनी जिम्मेवारियाँ होती है। सिंप्लिसिटी, भाई आपको बाल खोल के डॉक्टर की तरह नहीं आना है, नील कट होना चाहिए, ये सब क्या है हमारी सिंप्लिसिटी। एफिशिएंसी, उनके एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कंप्लीटनेस, उनके पास एक इतनी वो हर एक काम को करने की क्षमता होना, कॉम्पिटेंस होना, ऐसे इसका हिंदी निपुणता या कार्य क्षमता होता है, आप देख सकते हैं गूगल पे। सो ये है नर्सिंग की फुल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं, सो अब डेफिनेशन देखते हैं नर्सिंग का अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि इन्हीं को फाउंडर बोला जाता है नर्सिंग का। सो नर्सिंग एज टू पुट द पोस्ट पेशेंट इन अ बेस्ट कंडीशन फॉर अ नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। कैसा वो डेफिनेशन दी कि एक नर्स जो है उन्हीं की इन्वायरमेंट
को बेस्ट यूज़ करके और उनको ठीक करना। इन्वायरमेंट क्या होता है, उनको जैसे नर्स को पहले भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बताई कि मेडिसिन से उन्होंने अलग किया, ये बताई कि केयर देती है। मेडिसिन भले ही आपको साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है, लेकिन नर्स ऐसा कभी नहीं कर सकती। जहाँ पे वो रह रही हैं उनको अच्छा खाना मिले, इन्वायरमेंट है क्या, अच्छी खाना, रहना, एक हाइजीन मेंटेन करना, तो उनकी इन्वायरमेंट को जैसा वो है उनको यूज़ करके और उनको ठीक करना ए नर्स का काम है। और यहाँ से आपको टारगेट हाई में इसका क्वेश्चन मिलेगा कि नर्सिंग इज़ डिफाइंड एज, तो वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा था जिसको मैं कि सो इन्वायरमेंट करके ऐसा ऑप्शन था और उसमें इन्वायरमेंट ही सही थी। सो नेचर या इन्वायरमेंट वही तो है कि जहाँ पे वो हैं उनको यूज़ करके उनको ठीक करना, ये डिफिनेशन जो कि बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट अब हमें देखना है नर्सिंग की कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले द आर्ट ऑफ नर्सिंग, मेकिंग साउंड जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दस अवर्टिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम। कैसे नर्सिंग को आर्ट बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो मेकिंग साउंड जजमेंट, एक अच्छी जजमेंट रखती है नर्स, उनके पास अच्छी नॉलेज होना, उनकी जितनी पोटेंशियल है उनको मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम से हटाना, इस तरह से नर्सिंग जो है वो आर्ट है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंस, मतलब कि उनके पास जो कैपेसिटी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस डिमांड कॉम्पिटेंस इन द रिलेशन नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, हर एक काम करने की उनमें क्षमता होना, कॉम्पिटेंस होना। एट्रीब्यूट ऑफ प्रैक्टिस बीइंग हाईली एबिलिटी मैनेज टू एक्टिविटी एंड टाइम, हर एक चीज़ को मैनेज करना, हैविंग द एबिलिटी मैनेज मेनी कॉम्प्लेक्स टास्क साइमल्टेनियसली, एक ही बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने की नर्सिंग के पास जो है वो कैपेसिटी होना। पर्सनल कमिटमेंट, इसका मतलब क्या है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस एक्शन, हैविंग बैलेंस लाइफ स्टाइल, वो जो काम कर रही है उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और उनकी खुद की लाइफ भी जो है वो बैलेंस होना। तब जब एक नर्स खुद सही रहेगी, खुद बैलेंस लाइफ स्टाइल जो है वो सर्वाइव करेगी, तभी तो दूसरों को बताएगी या सिखाएगी। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। तो फिलॉसफी का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर फिलॉसफी का मतलब देखें तो गिव रूल अबाउट हाउ टू बिहेव। फिलॉसफी का मतलब होता है कि नर्स के लिए क्या ऐसे रूल, कुछ तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तभी तो एक अच्छी वे में वो बिहेव करेंगी, क्योंकि बहुत सारी नर्स ऐसी भी होगी जो मनमानी करना स्टार्ट कर देगी। तो उनके लिए क्या फिलॉसफी है, कैसे वो काम करती है। तो सबसे पहला तो है कि द फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज डिफाइंड एज बाय 4 बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें फर्स्ट है पर्सन के साथ कैसे वो डील करेगी। तो जो नर्सिंग थ्योरी है उसमें भी बताएगी कि ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड इन अ टर्म देयर फिजियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कल्चरल सेल्फ्स, मतलब कि इन नर्सिंग थ्योरी में ही बताया गया है कि लोगों की फिजियोलॉजिकल जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, माइंड रूप में रिक्वायरमेंट है, सोशल स्पिरिचुअल, इस सारी चीज़ों को उनको प्रोवाइड करवाना अगर उनमें कोई डेविएशन आ रहा है तो। पर्पस ऑफ नर्सिंग आइडेंटिफाई पार्टिकुलर इंडिविजुअल नीड आइदर मेट और नॉट मेट। तो नर्सिंग ये क्या मतलब, आपको लग रहा होगा फिलॉसफी में ये सब क्या पढ़ रहे हैं, तो एक पर्सन को अपने आप में ये सारी चीज़ें चाहिए कि वो साइकोलॉजिकल, सोशल सारी चीज़ों से ठीक रहे। तो एक नर्स जो है वो उनको ये सारी चीज़ें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, उन चीज़ों को एक नर्स देखती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या है फिलॉसफी, तो इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग कॉम्प्रेज ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अफेक्ट देयर बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग, वो चीज़ें चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को देखना और कोशिश करना कि वो जो इन्वायरमेंट यूज़ कर रही है, जैसे वो खाना खा रही है या फिर पानी पी रही है, तो वो अगर ये वाटर ले रही है तो वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब अगर एयर है तो वो पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट एक सही यूज करे और वो हेल्दी रहे, ये नर्स काम करती है, उनकी ये फिलॉसफी होती है। अब वो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, पहले तो कि एक पर्सन के ऊपर, इसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके बाद हेल्थ, कि लोग कैसे स्वस्थ रहे। तो टेक स्टेप्स टू हेल्प दैट अ पर्सन हेल्थ इम्प्रूव, वो ऐसे ऐसे छोटा छोटा स्टेप लेती रहती हैं, चाहे वो एजुकेशन दे के या फिर कुछ करके, ताकि लोगों की हेल्थ जो है इम्प्रूव रहे। अब फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग में सारा चीज़ हम लोग देख लिए।
कि पर्सन आता है, इन्वायरमेंट आता है, हेल्थ आता है। अब एक नर्स भी तो आएगी, तभी तो ये सब उनके ऊपर इम्प्रूव करेगी। तो रेफर टू द प्रोसेस केयरिंग ऑफ द हेल्थ ह्यूमन बीइंग एंड असिस्टिंग इंडिविजुअल इन मीटिंग देयर नीड विल आल्सो टीचिंग देम इन द नर्सिंग केयरिंग देमसेल्फ, कि किस तरह से वो लोगों को केयर करती है, और चाहे उनको एजुकेशन टीच करना पड़े या फिर जो भी करना पड़े, उनकी सारी चीज़ों को पूरा करना, उनको केयर करना। सो यही थी उनकी फ़िलासफ़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में कभी एग्जाम में पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि पर्सन का सबसे पहले सारे मेट्स को पूरा करना, उनकी इन्वायरमेंट है उसमें सुधार लाना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, और एक नर्सिंग के बारे में कि कैसे वो केयर प्रोवाइड करती है, चाहे उनको टीच करना पड़े, चाहे जो भी, वो सारे लोगों को जो केयर देती है। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ़िलासफ़ी के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव नर्सिंग, की नर्स क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या एम है, नर्स हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में होने से क्या फ़ायदा है। तो नर्सिंग प्रोफेशन का यही सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिपेयर नर्स हु विल एक्सपर्ट बेड साइड नर्सिंग एंड केयर इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, कि वो जो है इस प्रोफेशन के थ्रू एक ऐसी नर्स तैयार की जाए, प्रिपेयर की जाए, जो कि हॉस्पिटल एंड बेड साइड जो भी पेशेंट है उनको अच्छे से या फिर हमारी कम्युनिटी में एक अच्छा केयर करे। टू प्रोवाइड द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस जनरलाइज पब्लिक हेल्थ नर्स, वो हेल्थ के चीज़ों में इंटीग्रेशन अपना हेल्प दे, प्रैक्टिस जनरलाइज पब्लिक हेल्थ नर्स, सबकी हेल्थ को मेंटेन करना। नेक्स्ट है प्रिपेयर नर्सेस हु विल बी एबल टू वर्क कोऑपरेटिवली विद द टीम मेंबर, एक ऐसी नर्स तैयार किया जाए जो कि सबके साथ मिलकर जो हेल्थ के टीम है उनके साथ काम करे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी थ्रू क्यूरिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एज इंडिविजुअल स्टूडेंट, और इसी में जो स्टूडेंट को नर्सिंग कराया जा रहा है उनको क्यूरिकुलम मतलब पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें, जैसे कि आपके भी कॉलेज में जो भी फंक्शन है सब होता है, उस सारी चीज़ को भी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको सिखाया जाए, करवाया जाए। नर्सिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ, वो जो काम कर रही है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाए नर्सिंग प्रोफेशन के थ्रू। अब आपके योर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अब कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव के बाद, तो नर्सिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहले एक नर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि फिजिकल एंड मेंटल वो वेलबींग मतलब अच्छी हो, टेक्निकली कॉम्पिटेंट, ट्रथफुल एंड एफिशिएंट, वो टेक्निकली भी उनको सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब विश्वास करने की लायक हो, और एफिशिएंट मतलब उनके पास काम करने की कैपेसिटी हो। क्लीनलीनेस, नीट एंड वेल प्रिपेयर्ड, साफ़ सुथरा, वो खुद भी क्लीन रहनी चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, तभी एक पेशेंट उनको देख के अच्छा फीलिंग है। नहीं तो नर्सिंग स्टाफ ही अगर वो मतलब क्लीन ना रहे तो फिर समझिए कि कैसा पेशेंट पे प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड अदर एंड इटसेल्फ, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर दिखनी चाहिए और वो इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। और क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होनी चाहिए एक नर्स में? तो वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए, जो भी बात हो वो सबसे शेयर करे, कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब सबके साथ काम करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, सेल्फ बिलीव टुवर्ड ह्यूमन एंड केयर एंड क्यूर, मतलब सबसे पहले तो अगर आप एक पेशेंट को केयर दे रहे हैं तो हमको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये ठीक हो जाएंगी, इनको मैं केयर के थ्रू ठीक कर सकती हूँ। नेक्स्ट कॉन्वे कोऑपरेटिव एंड एटीट्यूड टुवर्ड द को वर्कर, के मतलब को जो उनके साथ काम कर रही है उनके प्रति भी एक अच्छी साथ मिलजुल कर काम करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड फैमिली एंड सोसाइटी, उनके अपने फैमिली पे भी ध्यान हो कि हाँ मतलब ऐसा नहीं कि आप एक नर्स हैं तो आपकी जो फैमिली है उन पे भी आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करें, और सोसाइटी में जो लोगों को हेल्थ के लिए आपको काम करना है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये पूरा करें। अब नेक्स्ट आता है कि नेचर क्या होगी नर्सिंग को, तो नेचर भी इन सब चीज़ों में, एक नर्स का नेचर क्या है या फिर नर्सिंग का नेचर क्या है? तो बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च, एक नर्स के पास बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। बॉडी ऑफ जो नॉलेज का मतलब अगर देखें तो वो इतना काम करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, फिर रिसर्च करती है, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। हाईली स्पेशलाइज प्रोफेशन है एक नर्सिंग, जो कि लोगों की केयर के लिए, लोगों की सेवा में मतलब हमेशा तत्पर रहती हैं। प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल, ऐसा नहीं है कि हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इंजेक्शन देना ही जानते हैं, हमें थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो ये इनकी नेचर है कि ये प्रैक्टिकल भी है और इनको थ्योरेटिकल भी सारी चीज़ की नॉलेज होती है।
अब हम लोग देख लेते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग आप कर रहे हैं तो आपकी आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है। तो देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा टाइम था जब प्रोफेशनल नर्स हैड अ वेरी लिटिल चॉइस एंड सर्विस मेनली सेंटर्ड हॉस्पिटल एंड बेड साइड नर्सिंग। पहले ऐसा था कि जो नर्सिंग करती थी उसके पास बहुत छोटा चॉइस रहता था, चाहे तो हॉस्पिटल में काम करे या फिर बेड साइड नर्स बन जाए। लेकिन हालांकि अब जो हाउ एवर नाउ देयर आर अ फॉलोइंग कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है नर्सेज के पास, जिसमें सबसे पहला आता है स्टाफ नर्स, जिसको नर्सिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। तो प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, वन पेशेंट और ग्रुप ऑफ पेशेंट, जिसमें अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो ये एक पेशेंट या फिर ग्रुप ऑफ पेशेंट को आपको केयर करने को मिलेगा। सी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्ड सुपरवाइजर, वहाँ पे हर एक पेशेंट के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको सुपरवाइज भी करना होता है। और क्या अपॉर्चुनिटी है, तो एक तो स्टाफ नर्स बनेगी या फिर इसके बाद वार्ड सिस्टर या फिर नर्सिंग सुपरवाइजर बनेगी। या क्या क्या काम करती है, टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वार्ड, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे वार्ड की। जैसे कि ICU है तो उसके लिए पूरे वार्ड की। अगर आप फ्रेशर होंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सो आप बस अभी ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है एलोकेट वर्किंग नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग प्रोफेशनल इन द वार्ड, मतलब कि पूरे वार्ड में जो नॉन नर्सिंग स्टाफ, जैसे कि वहाँ पे जो और काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, उनको भी काम सही से हो रहा है कि नहीं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देखनी होती है थोड़ा। नेक्स्ट है कम्फर्ट ऑफ वार्ड पेशेंट एंड प्रोवाइड टीचिंग सेशन टीचिंग हॉस्पिटल, जो वार्ड सिस्टर या फिर नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं उनको ये देखना होता है कि हर एक पेशेंट को कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कभी कभी वो टीचिंग सेशन भी लेती है हॉस्पिटल में, लोगों को मतलब बताने के लिए कि हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और क्या स्कोप है, तो डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकती है कोई भी नर्सेस। देखिए सबसे पहले तो आप 4 साल के कोर्स किए, तो सबसे पहला तो है कि आप स्टाफ नर्स बनिए, स्टाफ नर्स बनिए या फिर ये बनिए। फिर इसके बनने के बाद ही आगे ACNO ये सब बनते जाती है नर्सेस। तो इसके बाद आता है जो कि डिपार्टमेंट सुपरवाइजर वाला। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट मोर देन वन वार्ड और यूनिट। इसमें तो डायरेक्ट आप पेशेंट की हेल्प करेंगे इसमें। इसके बाद पूरे वार्ड को जो नर्सिंग वाले हैं, नॉन नर्सिंग वाले हैं, उस सबको संभालना, साथ में टीचिंग देना। और इसमें जब डिपार्टमेंट सुपरवाइजर एक नर्स बनती है तो एक से ज़्यादा, जैसे कि आप ICU भी संभाल रहे हैं, OT भी संभाल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को उनको देखना होता है। नेक्स्ट और क्या बन सकती है नर्सेस, तो डिप्टी नर्सिंग एंड सुपरिटेंडेंट बन सकती है, जिसमें क्या होता है, सी रिस्पॉन्सिबल होती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट असिस्ट द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटेड, कि मतलब वहाँ की सारी चीज़ें प्रबंधन जो भी व्यवस्था है अच्छे से चल रही है या फिर नहीं हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल की वो देखने लगती है, जो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है। और नर्स क्या बन सकती है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकती है, जो कि MSc में अगर कम्युनिटी से अगर वो की है तो आगे चल के आपको पता चलेगा। सी रेंडर सर्विस एज वेल एज फोकसिंग रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। वो मतलब एक विलेज में देखती है कि वहाँ पे कितना जो है वो बेबी बर्थ हो रहा है, उनकी हेल्थ कंडीशन सही है फिर नहीं। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम होता है। CHN जो बेसिकली CHO ये सब आप देखेंगे। टीचर इन नर्सिंग, जो कि बहुत लोगों का सपना होगा कि मैं हॉस्पिटल में ना जाके टीचर बनूं, तो वो MSc करने के बाद जो होता है रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग टीचिंग एंड सुपरवाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, MSc नर्सिंग, जो कि 2 इयर्स BSc नर्सिंग बाद होती है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल नर्स बन सकती है एक नर्स, जहाँ पे प्रोवाइड फर्स्ट एड केयर ड्यूरिंग इलनेस, हेल्थ एजुकेशन अबाउट इंडस्ट्रियल हैजार्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। फर्स्ट एड आपको और भी आगे पढ़ना होगा, जो कि थोड़ी सी अगर इंजरी हो जाए तो जो फर्स्ट टाइम पे जो एड्स दिया जाता है उनको ठीक करने के लिए वो इंडस्ट्री में नर्सेस होती हैं, जो कि जो वहाँ पे काम कर रही हैं उनको केयर देना। मिलिट्री नर्स, जो कि MN का मतलब है मिलिट्री नर्स, सर्व बिकम एज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इसका वीडियो अगर आप मिलिट्री नर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। नर्सिंग करने के बाद या फिर नर्सिंग से पहले ही एक मिलिट्री नर्सिंग वाला ही आता है कोर्स, जिसमें वो अगर वो सारी MNS का फॉर्म आता है, अगर वो निकल जाने के बाद 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद नर्सेज जो है वो सीधा मिलिट्री नर्स की तरह काम करती है, सोल्जर्स को केयर प्रोवाइड करना, बहुत सारे उनके काम होती है जो कि आप जानिएगा। और या फिर BSc नर्सिंग करने के बाद ही अगर डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं तो जो नर्स बनती है सोल्जर्स को केयर प्रोवाइड करना या फिर देश के लिए वो भी काम करने लगती है।
और क्या स्कोप है, तो नर्सिंग सर्विस अब्रॉड, बाहर जाके भी काम कर सकती है। काहे के लिए, अट्रैक्टिव सैलरी एंड प्रमोशन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है या फिर वहाँ पे ज़्यादा मतलब इज्जत मिलती है, इसके लिए भी लोग अब्रॉड जाते हैं। तो ये उनके पास अपॉर्चुनिटी हुई। सो आपको मज़ा भी आया होगा ये जान के कि आप अगर अभी आप नर्सिंग करें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सो इतना सारा आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अभी नर्स जो होती है वो आखिर क्या क्या काम करती है, फंक्शन क्या, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये बादल बनाइएगा और एक एक करके ये लिख दीजिएगा, और इसके बाद ये सारा चीज़ को आपको अलग से डिफाइन करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में फंक्शन ऑफ नर्स पूछता है। इससे पहले आपको एक नर्सिंग का डेफिनेशन भी देना है, फिर ये सारा चीज़ करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, इसके लिए भी ट्रिक भी है। सो फर्स्ट है केयर गिवर, लोगों को जो केयर देती है तो असिस्ट द पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, वो पूरा सही रहे, चाहे वो बॉडी रूप से या फिर माइंड रूप से। कम्युनिकेटर फॉर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, एक अच्छी बात करना उनकी काम होती है, ताकि लोगों की प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर सके और उनकी जो नीड हेल्थ केयर की है वो समझ के उनको दे सके। टीचर भी होती है फॉर परफॉर्म रिएश्योर मेंटेन एंड देयर हेल्थ, लोगों की हेल्थ जो है उनको कैसे अच्छा किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए नर्स टीचर वाला भी काम करती है, लोगों को पढ़ाती भी है। नेक्स्ट है क्लाइंट एडवोकेट, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट, रिप्रेजेंटिंग देयर नीड और विशेष, उनकी हर एक विशेष पूरा हो, उनकी जो चीज़ें हैं उनके लिए नर्स को एडवोकेट वकालत भी करना पड़ता है। काउंसलर, काउंसलर का मतलब क्या है, आप साइकोलॉजी में भी पढ़िएगा। अच्छा, आपको साइकोलॉजी का भी अगर नोट्स चाहिए, अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसका इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए, तो आप जाके देख सकते हैं। सो काउंसलर का मतलब क्या है कि हेल्पिंग देम डेवलप न्यू एटीट्यूड, रिकॉग्नाइज देयर चॉइस एंड डेवलप सेंस ऑफ कंट्रोल। काउंसलिंग में बेसिकली नर्स जो है उनको समझाती है उनकी एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड बनाने की। जैसे कोई लोग जो होता है होप छोड़ देता है कि अब हमें बीमारी होगी तो मैं जी नहीं सकता, तो उनको नहीं, आप जी सकते हैं, आपके साथ अच्छा होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ जो ठीक हुई, तो उनको एक अच्छा एटीट्यूड देना, उनकी नज़रिया बदलना, उनकी जो चॉइस है या फिर वो जीने की जो इच्छा छोड़ चुके हैं उनको कंट्रोल करना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाइएगा। तो काउंसलर की तरह भी नर्स काम करती है। नेक्स्ट है लीडर, नेता भी बनना पड़ता है उनको। रोल कैन बी डिफरेंट लेवल, इंडिविजुअल, पेशेंट एंड फैमिली ऑफ क्लाइंट। कभी कभी तो उनको नर्स ये पेशेंट के लिए लड़ना भी पड़ता है कि इनको ये चीज़ चाहिए, या फिर अभी आपको अगर आपकी कंडीशन नहीं ठीक है तो और आप अच्छी जो है केयर लीजिए। सारी चीज़ों के लिए एक नर्स को लीडर भी बनना पड़ता है। आपके पास जो जो अच्छी चीज़ें हैं ना आपके इन्वायरमेंट में, वो सारा एक नर्स करती है। नेक्स्ट आता है मैनेजर, सी मैनेज द नर्सिंग केयर नॉट ऑफ ओनली वन क्लाइंट, ऑल्सो फैमिली एंड कम्युनिटी। वो लोगों की हेल्थ के लिए उनके फैमिली कम्युनिटी में हर एक चीज़ को मैनेज करना, कैसे केयर ये सब देना है, वो सारा चीज़ करती है। रिसर्चर, कैसे इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस वे ऑफ रिजॉल्व क्लाइंट प्रॉब्लम, हर एक जो उनके पास प्रॉब्लम आ रही है उनको रिसर्च भी वो करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी को जो है हार्ट अटैक की पेशेंट ज़्यादा आ रही है तो नर्सेज जो है वो रिसर्च भी करती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेटर पहले वाला भी वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ, 1 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। रिहैबिलिटेटर का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा का हैंडीकैप हो गया है तो उनको वापस से वो जो काम कर सकते हैं उनको लिए उनको मोटिवेट करना, उनसे करवाना, यही रिहैबिलिटेटर का मतलब होता है कि इलनेस से दोबारा वो फंक्शन में आए आफ्टर इलनेस। सो ये था फंक्शन। और भी कम्फर्टर ये सब आप लिख सकते हैं, बहुत सारे नर्सिंग काम होते हैं लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। सो कैसे आप याद रखिएगा, C4R2MTL से याद रख सकते हैं। C4 से केयर गिवर, क्लाइंट, काउंसलर, और C4 मतलब 4 से हो जाएगा, और R2 से रिसर्चर एंड रिहैबिलिटेटर हो जाएगा, और MLT से M से मैनेजर, L से लीडर, और T से टीचर। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, बस छोटा सा ट्रिक था, आप चाहे तो अपने से भी बना सकते हैं। अब एक नर्स की क्वालिटी क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो एक नर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि एबल टू टेक डिसीजन एंड प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर, पूरा केयर दे सके सबके लिए। इसके लिए उनको अपने पे विश्वास होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप
ध्यान से देखिएगा। हम्बल एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। काहे के लिए? डेवलप रिपोर्ट का मतलब होता है और नर्स और पेशेंट के बीच जो एक अच्छी रिलेशन बनती है, आगे वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा, वहाँ पे और अच्छे समझिएगा। एंड गेन ट्रस्ट टू द क्लाइंट। नर्स अगर ईमानदार रहेगी तो ही पेशेंट या जो क्लाइंट है उनको उनके ऊपर ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा। लॉयल डेट मीन्स कि वफादार। नर्स एक्सेप्ट द क्लाइंट एज ही, जैसा वो है उसी तरह से उनको एक्सेप्ट करना, उनके प्रति वफादार रहना। कोऑपरेटिव वर्कर, कोऑपरेटिवली हेल्थ टीम मेंबर, लोगों के साथ अच्छे से काम करना। नेक्स्ट है गुड लिसनर, उनके पास अच्छी सुनने की क्वालिटी होना ताकि जो पेशेंट की नीड है उनको दे सके जैसी उनकी ज़रूरत है। कीन ऑब्जर्वर, इसका मतलब है वेल डीलिंग द क्लाइंट। नर्स ऑब्जर्व कीनली हिज वर्बल एंड नॉन वर्बल कमांड्स ऑफ बिहेवियर। इसमें कि अगर पेशेंट जैसे कि अभी हार्ट अटैक वाला आया है, अगर दूसरा पेशेंट हार्ट अटैक वाला आता है तो एक नर्स देखती है कि आखिर इनके अंदर हो क्या क्या चीज़ें रही है, सारी चीज़ को जैसे जैसे ऑब्जर्व करती है उनके पास उनकी नॉलेज जो है वो इन्हांस होता जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। ऑफकोर्स जिम्मेवार तो होनी चाहिए वो हर एक चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबल ऑफ द केयर, ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो कंडीशन ऑफ क्लाइंट। जिस क्लाइंट को आप केयर दे रहे हैं उनके साथ हो क्या रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल, जो आप काम कर रहे हैं अगर उसकी कुछ उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आपको जवाब भी देना है। फॉर इनिशिएट एनी नर्सिंग केयर, आप जो भी नर्सिंग केयर दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा, अगर कुछ ख़राब कंडीशन होती है तो उनको उसका हमें जवाब देना होगा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट नर्स एबल टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट। इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से केयर प्रोवाइड कर सके। जज, डेट मीन्स कि जो रजिस्टर्ड, RN का मतलब है रजिस्टर्ड नर्स, हैज एबिलिटी। रजिस्टर्ड नर्स किसको बोलते हैं? 4 साल के बाद जो आपके पास आपका डिग्री आएगा तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाइएगा। अभी आप स्टूडेंट नर्स है तो उनके पास एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बिफोर देयर अकर, होने से पहले ही पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों से बेड रिडन है तो हमें पता होगा कि उनको आगे चल के बेड सोर होगी, तो उनसे बचाने के लिए पहले ही हमें उसे केयर देना, तो एक जजमेंट भी अच्छा उनको आना चाहिए। सो टोटली हम लोग 16 क्वालिटी देखेंगे जिसमें अभी तक हम लोगों ने 10 डिस्कस किया। अब 11 जो कि एडवोकेट। अगर आप देख रहे हैं ना तो फंक्शन है सब कुछ कुछ मिलता हुआ आपको चीज़ें है। अगर जैसे ही आप 102 बार रिविजन कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या फंक्शन होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या कैटेगरी ये सब होती है। सो आप डोंट वरी, ऐसे भी इसका नोट्स मैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो सपोर्ट एंड स्पीक फेवर ऑफ क्लाइंट। एडवोकेट का मतलब क्या है कि पेशेंट के बारे में उनके फेवर में बोलना। नेक्स्ट है गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सारी चीज़ों को देखभाल करना। इवैल्यूएट जूनियर नर्सिंग स्टाफ, जो जूनियर नर्सिंग स्टाफ है उनको भी एक नर्स को देखना होता है, ये क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। सो अब इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर पे आप धाक जमाने लगे, आप जूनियर को एक अच्छा एडवाइस दे, ये आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड सुपरवाइजर। वर्क एज ए सुपरवाइजर जूनियर नर्सिंग एंड अदर हेल्थ एम्प्लॉय। जूनियर नर्सिंग अच्छे से काम कर रही है ना नहीं, या फिर अदर हेल्थ जो एम्प्लॉय हो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, ये भी एक नर्स को देखना होता है, ये क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। इम्पार्शियल, डेट मीन्स कि ट्रीट ईच क्लाइंट विदाउट प्रेजुडिस एंड पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब कोई आपके भेदभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए। डेट मीन्स कि इनफ कैपेसिटी होना चाहिए टू गिव केयर इफेक्टिवली, उनके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए कि गुड केयर दे सके पेशेंट को। गुड वर्कमैनशिप, फुलफिल हर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी पूरा कर सके। कोऑर्डिनेट विथ अदर मेंबर एंड हेल्थ केयर मेंबर, ये सारी उनके अंदर क्वालिटी होना चाहिए एक नर्स के अंदर। कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी का मतलब कि कौन कौन सी कैटेगरी की नर्स पाई जाती है हमारे इंडिया। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड नर्स जो कि 4 साल का कोर्स की हो। अगर आप 4 साल के कोर्स करते हैं, आपके पास कोई जॉब भी ना हो तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स बोले जाइएगा। इसके बाद कई कार्डियक नर्सेस होती हैं जो कि कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हार्ट से रिलेटेड उसी में वो सिर्फ काम करेगी। नेक्स्ट कौन सी और कैटेगरी आती है नर्सिंग की, तो सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स और एनेस्थेटिक जो कि CRNA फुल फॉर्म मतलब शॉर्टकट है इसका। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है MCQ में कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये क्या करती है, वो एनेस्थेसिया जो होता है जिससे जो सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है ऑर्गन को, मतलब सेंसेस ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे वो उसके लिए वो स्पेशलिस्ट होती है, उसी के लिए वो पढ़ाई की हुई रहती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल केयर नर्सेस जो कि बेसिकली आपको ICU में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है जेरियाट्रिक नर्सिंग जो कि ओल्ड पेशेंट जो ओल्ड हैं लोग हैं उनको वो सिर्फ केयर प्रोवाइड करेगी, हर एक नीड को उनकी समझेगी। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिंग नर्स एंड
सर्जिकल नर्स, इसमें बेसिकली ये जो काम करेगी जो ओटी नर्सेस होती है, मतलब कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद या फिर ऑपरेशन के टाइम क्या एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को देखेगी, उनको केयर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ नर्स। बेसिकली एमएससी जो साइकेट्रिक से करते हैं वो जो मेंटली पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती है, उनको मेंटल हेल्थ नर्स बोला जाता है। नर्सिंग एजुकेटर जो कि जो एजुकेट आपके भी जो नर्सिंग ट्विटर होंगे आपके कॉलेज में, उनको नर्सिंग एजुकेटर। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी नर्स, जो कैंसर हॉस्पिटल होता है और कैंसरस पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करती है, ऑन्कोलॉजी नर्स हो गई। ऑर्थोपेडिक नर्स, जो कि हड्डी फ्रैक्चर से रिलेटेड वहाँ पे उन लोगों को जो केयर प्रोवाइड करती है, ऑर्थोपेडिक नर्स बोला जाता है। पीडियाट्रिक नर्स रिलेटेड टू चाइल्ड, जो चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करेगी उनको पीडियाट्रिक नर्स बोला जाता है। तो ये थी कैटेगरी होता है। अब हम लोग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इसका डिफिनेशन देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है और एक प्रोफेशन की क्या क्राइटेरिया होता है वो देखना है। हमारा बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसी प्रोफेशनल कोर्स को हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन जिसका इथिकल कॉम्पिटेंट डेट डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। चाहे कोई भी प्रोफेशन, और वैसे भी नर्सिंग प्रोफेशन तो हमारा यही सब के लिए काम ही करता है। तो प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसका मतलब जो कि एक नैतिक, इथिकल, मतलब हर एक काम को अच्छे से करे, कोई उनसे गलती ना हो, वो इथिकल एंड कॉम्पिटेंट कंपोनेंट कि इथिकल कंपोनेंट उनके अंदर होती है, सही गलत की पहचान करने की कैपेसिटी। डेट डिवोटेड, जो अपने आप को समर्पित करती है, अपने आप को डिवोट करने टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि लोगों की प्रमोशन हो, उनकी हेल्थ अच्छा हो और सोशल कल्याण हो, सोसाइटी का भलाई हो। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है समाज कल्याण। सो उनकी अच्छाई के लिए काम हो। सो ये किसी भी प्रोफेशन का मतलब है कि उनके अंदर एक सही गलत की पहचान हो, एक ऐसी ऑक्यूपेशन होना चाहिए प्रोफेशन होने के लिए, और वो अपने आप को डिवोट समर्पित किया हो सोशल वेलफेयर के लिए। अब नर्सिंग भी हमें पता है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, लोगों की सेवा में डिवोट कर देता है। तो ये एक प्रोफेशन है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोफेशन का? तो नर्सिंग इज ऑल्सो कंसिडर एज ए प्रोफेशन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सा? नर्सिंग जो है वो केयरिंग, लोगों की केयर करती है एक नर्स। इट इन्वॉल्व क्लोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वंस रिसीविंग केयर, लोगों को डायरेक्ट उनके क्लोज होकर, चाहे उनको कोई मतलब कि इन्फेक्टेड, जो एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी भी क्यों ना हो, फिर भी उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में केयर प्रोवाइड करती है, अपने आप को इतना डिवोट समर्पित करती है। इट इन्वॉल्व सर्विस डाटा कंसिडर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इसमें सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है? ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल बॉडी लेवल पे, साइकोलॉजिकल, उनको हर एक प्रॉब्लम जो है उस ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग भी ह्यूमन भी वही है, तो उनके हर एक नीड को समझना और उनकी सर्विस, उनको सेवा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रमोट इंडिविजुअल एंड नेशनल हेल्थ गोल इन द बेस्ट मैनर। उनकी कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर हमारे पूरे देश का हेल्थ अच्छा हो, नेशनल हेल्थ अच्छा हो, उनका यही गोल होता है कि कैसे जो है वो प्रमोट किया जाए, अच्छा किया जाए। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये जो है कमिटेड है, पर्सनलाइज्ड सर्विस फॉर एवरीवन, सबको केयर इनको देना है। जिनकी भी अगर तबीयत ख़राब हो रही है, फिर जिनकी तबीयत सही भी है, जिनका हेल्थ अच्छा भी है, उनको कैसे अपने हेल्थ को लगातार अच्छे रखने, इसके लिए हम लोग एजुकेट करते हैं, एक नर्सेस एजुकेट करती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इन्वॉल्वमेंट इन द एथिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल इशू हेल्थ केयर डिलीवरी। एक नर्सिंग प्रोफेशन में इथिकल, डैट मीन कि सही गलत की पहचान की उनके पास कैपेसिटी होती है। लीगल, वो जो काम कर रही है उसके लिए वो जवाब दे सकती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो होती है वो सारा इशू को देखती है एक नर्सेस। और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, सब चाहे तो देख सकते हैं। इसमें क्या हॉस्पिटल ये सब आता है, कितने टाइप होते हैं, सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि क्राइटेरिया क्या है प्रोफेशन का, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कैसे इनको हम प्रोफेशन बोलेंगे, क्या इसका स्टैंडर्ड है, क्या मापदंड, ऐसा इसका हिंदी होता है। तो सबसे पहले तो प्रोफेशन के लिए बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे नर्सिंग में डायरेक्ट द नर्सिंग प्रैक्टिस एजुकेशन ऑन गोइंग रिसर्च, इतना रिसर्च करवाया जाता है, इतना उनको पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है कि एक नर्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है। नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेशन,
और पता है यहाँ से एम्स में क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा फ्रेज है जो डिस्क्राइब किया है साइंस ऑफ नर्सिंग को। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें ऑप्शन था कि बॉडी ऑफ नॉलेज, कि नर्स के पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तो यहाँ से एम्स में भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन यहीं से आती है, और ऐसे ही अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो एम्स भी मतलब अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, हमारे सिलेबस से ही आता है, हमें पढ़ना होता है बस। और अगर आप नर्सिंग नॉर्सेट अभी से ही कोई हाई लेवल पे तैयारी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस का बुक ले लीजिएगा, ताकि अभी से ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका बेसिक चीज़ें आप क्लियर कर सकें। और वैसे भी मैं नर्सिंग फाउंडेशन का वेटेज एम्स या फिर नॉर्सेट में बहुत ज़्यादा होता है। आपने भी कई इंटरव्यू अगर नॉर्सेट जो क्लियर किए उनका देखे होंगे तो आपको पता होगा। सो मैं नर्सिंग फाउंडेशन का नर्सिंग टू नॉर्सेट करके बहुत सारा उसमें एमसीक्यू दी हूँ, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सर्विस ओरिएंटेशन। नर्सिंग जो है ट्रेडिशन प्रोवाइडिंग सर्विस अदर, मैं लोगों को दूसरों को सेवा ही देती है, सर्विस ही प्रोवाइड करती है, और एक प्रोफेशन का एक क्राइटेरिया है जो कि पूरा करती है। नेक्स्ट ऑन गोइंग रिसर्च, फोकस ऑन प्रैक्टिस रिलेटेड इशू, हमेशा रिसर्च करते रहना, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सारा रिसर्च भी करती है। कोड ऑफ एथिक्स, नर्सिंग हैज डेवलप ऑन कोड एथिक्स मीन्स मॉनिटर प्रोफेशनल बिहेवियर इट्स मेंबर। अपना कोड ऑफ एथिक्स की मतलब अपनी क्या सही है क्या गलत है इनके पास होती है, कैसा बिहेव करना है लोगों के साथ, सारी चीज़ होती है। ऑटोनॉमी, एक प्रोफेशन के पास होना चाहिए जो कि कंसिडर टू इंडिपेंडेंट, इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड स्टैंडर्ड इट्स मेंबर। नर्सिंग प्रोफेशन जैसे कि हम लोग पहले देखे थे कि आईएनसी जो है वो बताता है कि हमें हमारी नर्सेस कैसे तैयार होगी, कैसे ट्रेनिंग करेगी, तो इसके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोफेशन के बाद। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू हमें पढ़ना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इसका वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। सो वैल्यू है क्या? किसी चीज़ की कीमत, है ना, यही आप समझते होंगे क्या है। चलिए अच्छे से देखते हैं। वैल्यू जो है एक स्टैंडर्ड है जो कि फॉर डिसीजन मेकिंग दैट endure ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम वंस लाइफ। हमारे लाइफ में, एक नर्स की लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आएगा, पीरियड आएगा जिस समय पे हमें जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे सोच समझ के डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, ये वैल्यू के थ्रू आती है। और यही हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक डिफिनेशन देखें तो क्या बोलते हैं, किंग बोले हैं कि वैल्यू हैव अ 4 पार्ट होता है। मतलब किसी भी चीज़ में हमें डिसीजन लेना हो तो इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो सोचना, इसके बाद जो सोचे वो सही गलत है कि नहीं उसको चुनना, फिर उसको फील करना कि जैसे कि अगर एक पेशेंट को इमरजेंसी है तब हमें इंजेक्शन देना है तो वहाँ पे सोचे कि हाँ इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब चूज करना कि हाँ इंजेक्शन देना ही है। अब फील करना कि हाँ इसको ज़्यादा पेन तो नहीं होगा और एक अच्छे मैनर में हमें इंजेक्शन लगाना है ताकि इनको कोई मतलब ज़्यादा पेन ना हो। खुद में भी फील करना और इसके बाद बिहेव करना कि हाँ इंजेक्शन देना ही पड़ेगा तभी ये ठीक हो सकती है। तो ये सारी वैल्यू कि मतलब है कि सबसे पहले सोचो, चूज करो, दो उसको फील करके कि हाँ ये चीज़ें इनके साथ गलत ना हो, अपने ऊपर फील करना, तब वो चीज़ को बिहेव करना। नेक्स्ट है कि क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यू का हमारे नर्सिंग में, सही गलत का। तो ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन के स्थान के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रोवाइड एथिकल हाई क्वालिटी ऑफ केयर। ताकि अगर आप ये सारी चीज़ों को सोचते हैं अपने जैसा लोगों को तो इसके कारण हाई क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं। सोशल जस्टिस जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, मेंटेन मोरल एंड लीगल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑल पेशेंट। वर्चू मतलब कि वर्चू का मतलब होता है वेल, भलाई सोचना हमारे सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्दीनेस, लोगों की आप पे विश्वास आएगा आप अगर अच्छे से काम करते, सही गलत देखते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, लोगों को जवाब देना कि अगर आपने सारी चीज़ को सोच समझ के किया है तो आप जवाब दे सकते हैं ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कोई कुछ गलत नहीं किया। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा भी बढ़ती है। ऑटोनॉमी, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एम्पैथी, सहानुभूति भी, क्योंकि आप फील कर पाते हैं चीज़ों को अगर आप इस तरह सोचते हैं। तो लॉयल्टी भी आता है इसके थ्रू। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशन कंडक्ट फॉर नर्सेस। इसके बारे में देखना। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है वो कोड ऑफ एथिक्स, कई बार एग्जाम में देख लेते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स डिराइव एक ग्रीक वर्ड से आया है इथॉस, जिसका मीनिंग होता है कस्टम या फिर कैरेक्टर, रीति रिवाज। देखिए होता क्या और अच्छे से हम लोग अगर समझे तो कोड ऑफ एथिक्स
ये क्या है, इट विल स्टेट व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर प्रोफेशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सर्व। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल समझना है कि किसी भी प्रोफेशन, चाहे नर्सिंग हो या फिर जो भी, उसमें ये कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलता है कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ें एक अच्छी मैनर में हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ें सही है, लोगों को जो सर्व कर रहे हैं। तो क्या है, इसका पर्पस क्या है, इथिक्स हेल्थ केयर इज अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग बिहेवियर एटीट्यूड। कोड ऑफ इथिक्स से ही पता चल पाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, मतलब ये गलत है या सही। ये डिस्क्रिमिनेट मतलब जानने में हेल्प करता है कोड ऑफ इथिक्स के थ्रू। अब इसके क्या प्रिंसिपल है, तो सबसे पहले तो जस्टिस, कंसर्न द इशू डेट अ पर्सन शुड ट्रीटेड इक्वली। कोड ऑफ इथिक्स में कौन कौन से प्रिंसिपल आती है, क्या क्या लोगों के साथ आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जस्टिस का मतलब है सबके साथ आप न्याय कीजिए, लोगों को इक्वली केयर दीजिए, आपको भेदभाव कोई भी पेशेंट के साथ नहीं करना है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं तो कभी भी अगर आपके दुश्मन भी हॉस्पिटल में आता है तो भी आपको अच्छा केयर देना है, कभी उसे दुश्मनी नहीं करना है, ये आपका कोड ऑफ एथिक्स आपको सिखाती है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, एबल टू एक्ट देमसेल्फ एंड लेबल टू देयर कैपेसिटी। आपके पास जितना कैपेसिटी आप कर सकते हैं तो वो चीज़ कीजिए, आपको करना होगा खुद से। बेनिफिशेंस, एक्शन वन टेक्स शुड बी प्रमोट गुड, कि लोगों की भलाई के लिए, उनकी लाभ के लिए हमें अपना बेस्ट देना होगा। इंटीग्रिटी, क्वालिटी बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी, पहले भी हम लोग देखे थे कि आपको ईमानदार रहना है हर समय, ऐसा नहीं कि लोगों के आजकल देखते होंगे किडनियाँ बिकती है, तो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू आपको पता चलता है कि कभी वो चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी डिग्निटी कभी नहीं खोना है। नेक्स्ट है वेरासिटी, मतलब सच बोलना, ट्रुथ टेलिंग, एथिकल कंसर्न, बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। आपको सारी चीज़ें सही, मतलब ट्रुथ टेलिंग आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइडलिटी, वफादारी, कीपिंग वंस प्रॉमिस कमिटमेंट, मतलब लोगों को जो प्रॉमिस दिए, कमिटमेंट दिए, वो पूरा आपको करना है। नॉन मालिफिशियंस, कभी भी किसी को हार्म नहीं करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स आपको सिखाती है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप नर्सिंग प्रोफेशन कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका पर्पस था आपको कोड ऑफ एथिक्स बताने का एक नर्स को, तो सबसे पहला तो कि प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन फॉर नर्सेस, कि आप एक लिमिट में रहे, वो गाइडलाइन कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू आपको बताया जाता है। हेल्प द डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कि हमें हार्म किसी को नहीं मतलब पहुंचाना, हार्म नहीं करना है, जस्टिस, लोगों के साथ न्याय करना है, सारी चीज़ें हमें कौन बताती है, हमारा कोड ऑफ एथिक्स, जो कि नर्सिंग के लिए है। नेक्स्ट है इनेबल टू करेक्ट डिसीजन, इसी के थ्रू सही गलत का फैसला ले सके। हेल्प टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल का राइट है, आप मेडिसिन का राइट में पढ़िएगा कि सही टाइम पे, सही डोज पे, जो चीज़ें, जो पेशेंट को उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना है, तो उनकी जो राइट है उनको प्रोटेक्ट आपको देना है, एक कोड ऑफ एथिक्स हमें सिखाती है। अब लास्ट में जो कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि क्या है एक प्रोफेशनल के लिए या फिर नर्सिंग के लिए कोड ऑफ एथिक्स। और एग्जाम में भी कैसे लिखना है, तो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखिए, उसका प्रिंसिपल लिखिए, पर्पस लिखिए, और फिर ए पॉइंट डाल दीजिए। तो नर्सेस मस्ट फॉलो कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो नर्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले तो कि नर्स रिस्पेक्ट करेगी हर एक इंडिविजुअल को, ऑफ द पेशेंट प्रोविजन केयर, जब केयर प्रोवाइड कर रही है तो उनकी हर एक बात को रिस्पेक्ट करेगी, हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करेगी। और क्या करेगी, तो रिस्पेक्ट पेशेंट, हेल्प टू मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस, उनकी जो चॉइस है उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है, उनकी हर एक नीड को आपको पूरा करना है जितना हो सके। अब कोई पेशेंट बोलेगा कि जिनको शुगर है कि हमको शुगर चाहिए, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको शुगर चाहिए, तो वो जो उनके लिए नहीं मतलब यूज़फुल है, वो चीज़ें भी आपको नहीं दे देनी है, आप मतलब आपको सोच समझ के सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी प्राइवेसी आप मेंटेन कीजिए सबसे पहले, और वो जो चीज़ें बता रही हैं उनको गोपनीय रखना है आपको। नेक्स्ट है नर्सेस मेंटेन कॉम्पिटेंस, रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर, डैट मीन्स कि आपको एक
एक अच्छी कैपेसिटी के साथ, आपको एक अच्छा क्वालिटी के साथ केयर देना होता है। कोड ऑफ एथिक्स हमें ये सिखाती है। वर्क विथ हारमोनी विद द हेल्थ टीम मेंबर, लोगों के साथ आप एक हारमोनी बना के काम करें, मिलजुल के काम करें, ये भी हमारा कोड ऑफ एथिक्स सिखाता है। सो ये था आपका कोड ऑफ एथिक्स। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत की हूँ, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। अगर आपको सच में समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और एटलीस्ट यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है ये सारी चीजें करने में, नोट्स बनाना, और फिर आपको सारा चीज आपको क्या कहाँ पे कौन से कैसे एग्जाम में लिखना है करने में बहुत मेहनत लगता है। तो यूट्यूब का क्राइटेरिया में आपका कुछ नहीं जाता, और मेरा भी यूट्यूब से वैसा कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एल्गोरिदम में होता है, जैसे कि आप लाइक करते हैं तो दूसरों को भी वो वीडियो प्रोवाइड करता है। आप सब्सक्राइब करने से तो आपका फायदा होगा कि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाएगा, और कमेंट करते हैं तो हाँ लगता है यूट्यूब को कि हाँ अच्छा वीडियो है, मतलब उसकी एंगेजमेंट बेसिकली बढ़ती है। अगर आप शेयर करते हैं तो उन दोस्तों के पास भी जाता है, तो यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ अच्छी वीडियो है। और मेरी मेहनत का बस आपसे यही डिमांड है, मेक श्योर कि आप पूरा कीजिएगा, हमें विश्वास है कि आप पूरा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।